अभी आपके मुख्यमंत्री से मिलना जुलना होता है? इधर गए थे 20 दिन पहले। उनका स्वास्थ्य ठीक है? मेरे देखने में तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। विपक्ष लगा जा रहा है कि भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ बोल दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री न कभी आया है और न भविष्य में आएगा। अगर इस इलेक्शन में जनता दल यू की सरकार बनती है तो अगले बार अगर नहीं भी होते हैं, दूसरा कोई आता तो उसको काम कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ना काम कर दिया। देखिए 2005 में उन्होंने सरकार जब बनाया तो क्राइम उन्होंने खत्म है क्राइम बिहार में? क्राइम एकदम बिहार में खत्म है। अस्पताल में वहाँ देखिए, वहाँ क्राइम और यह क्राइम दोनों क्राइम में अंतर है। बताइए थोड़ा सा अंतर क्या है, किसका? ठीक है, बेरोजगारी, पलायन, करप्शन, ऐसे मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या विचार है, क्या सोच है? रामनगर आपके लिए क्या है? रामनगर हमारे लिए आज के सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? आज का सबसे जरूरी मुद्दा जो आपने बोला, बिहार के भविष्य को कैसे देखते हैं? बिहार का भविष्य, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार के अब तक सबसे खराब मुख्यमंत्री? नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं नंदकिशोर चौधरी जी। नंदकिशोर चौधरी जी वाल्मीकि नगर के 5 बार सांसद रहे स्वर्गीय महेंद्र बैठा जी के सुपुत्र हैं। ये इस बार रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू के सीट से जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्षेत्र में बने हुए हैं। हम इनसे आज बात करेंगे, जानेंगे इनके संघर्ष, इनके विकास और लोगों से जुड़ी तमाम समस्याएं कि रामनगर विधानसभा में किस तरह की समस्या है। लगातार ये विधानसभा चुनाव के लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या कुछ ये समस्या देख रहे हैं, क्या लोगों की परेशानी है, इस तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं गांव देहात ब्रॉडकास्ट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और तहे दिल से आपका मैं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं और क्या कुछ चल रहा है अभी? मैं ऐसे तो राजनीति में जेपी आंदोलन से मैं सक्रिय हूँ जी। जब जेपी आंदोलन खत्म हुआ उस समय जेपी आंदोलन जब चालू था, मैं उस समय मुजफ्फरपुर ठक्कर बापा हॉस्टल में एलएस कॉलेज में पढ़ता था जी। और उस आंदोलन में मेरा हाथ उध भी कटा। हम लोग हॉस्टल छोड़ के, ठक्कर बाबा हॉस्टल छोड़ के लोग बाहर भाग के चले आए। हम लोगों का पकड़ धकड़ नहीं हुआ। जब जेपी आंदोलन शांत हुआ तो फिर अपने पढ़ाई में हम लोग लग गए और राजनीति से थोड़ा हम लोग अलग हट के पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किए। और उसके बाद मैं 78 तक आपको मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में पढ़ा, वहीं से ग्रेजुएट किया और अपना स्टडी वहाँ पर मैंने पूरा किया। ठीक है, तो राजनीति जेपी आंदोलन में आप शुरू कर दिए, इसमें हाथ कटा, आंदोलन किए, पकड़ ढकड़ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले आपके पिताजी सांसद उस टाइम थे? नहीं, इसके पहले मेरे पिताजी आपको प्रशासनिक सेवा में थे। अच्छा। उस समय वह एसडीओ रैंक पर पोस्टेड नौगछिया में थे। नौगछिया भागलपुर नौगछिया में थे। उसके बाद वह सीतामढ़ी एडीएम बन के आए, मैं उनके साथ रहा। सीतामढ़ी में मैं 2 पार्ट लॉ भी किया, लेकिन संजोग से तीसरा पार्ट नहीं कर पाया। अच्छा। उसके बाद वहाँ से हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र बेतिया हुआ और बेतिया में वह 86 में रिटायर किए और 86 में रिटायर करने के बाद उन्होंने 1-2 साल अपना जीवन जो है खेती बाड़ी में लगाया। अच्छा। गांव चले गए रामनगर? जी नहीं, मेरा रियल गांव घर रक्सौल से 8 किलोमीटर दूर सौनाहा, सिसवा सौनाहा गांव, पूर्वी चंपारण। वहाँ चले गए, खेती बाड़ी देखने लगे। लेकिन हम जब उनके साथ गए तो देखे उनका दिन पर दिन स्वास्थ्य गिरते जा रहा था। तो उनको लेके मैं मोतिहारी, मेरा मकान है, वहाँ लेके मैं चला गया और उनको बोला कि आप लॉ किए हुए, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और वह प्रैक्टिस करना अपना शुरू किए। नौकरी के बाद वह 87 से लेके 89 नवंबर तक वह नौकरी किए
मैं वकालत की है। उसके बाद क्योंकि सीतामढ़ी में जिस समय थे उस समय से रघुनाथ झा जी से हम लोगों को संपर्क था। अच्छा। राजनीति की हवा तेज चल रही थी। हाँ। और चूंकि स्वतंत्रता सेनानी वगैरह में सब में बाबूजी भाग लिए हुए थे मेरे पिताजी, तो रघुनाथ झा से मिले और बोले कि भाई हमको भी टिकट दीजिए, हम रिटायर कर गए हैं। तो रघुनाथ झा ने वादा किया कि मैं आपको टिकट दूंगा और उन्होंने अंतर 89 में उनको टिकट दिया जनता दल से, जनता दल से। और वह चक्र छाप उस समय था। अच्छा। और उस समय वह वाल्मीकि नगर से नहीं, उस समय बगहा लोकसभा क्षेत्र। अच्छा, वाल्मीकि नगर जो था वो बगहा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार में 1 नंबर लोकसभा क्षेत्र वही था। आज भी वाल्मीकि नगर 1 नंबर हो गया, मतलब बस नाम चेंज हो गया। नाम चेंज हो गया, परिसीमन के बाद नाम चेंज हुआ। अच्छा। उसके बाद टिकट मिला, वह जीत गया। जीतने के बाद वह पार्लियामेंट में गए। हम लोग को बहुत खुशी हुई। अच्छा। कि चलो घर से कोई तो गया अपना दिल्ली सर्वोच्च अथी में, एक परिवार का नाम भी हम लोग का ऊंचा हुआ। और वो गए वहाँ। लेकिन संजोग उनका ऐसा था कि 11 महीना में ही सरकार गिर गई। अच्छा, पहला बार बने था। फिर 92 में चुनाव लड़े। उस समय पार्टी का उधड़पन हो रहा था। बहुत लोग बोला कि पार्टी आप छोड़ दीजिए, इसमें आइए उसमें आइए, लेकिन वह कहीं नहीं गए। जहाँ थे तटस्थ रहे। और वह फिर 92 में अपना चुनाव लड़े दूसरी बार जिस समय मंडल का नारा था, उस समय लड़े। हम लोग को उम्मीद नहीं था कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन ऊपर की कृपा थी, दोबारा वह फिर विजय। काहे उम्मीद था कि जो नहीं जीतेंगे? इसलिए कि उस समय कुछ ऐसा श्री राम का माहौल हुआ था। क्योंकि बीजेपी से और जनता दल से डायरेक्ट टक्कर था, आमने सामने की टक्कर। और चूंकि रथ वगैरह रुका हुआ था आडवाणी जी का, तो काफी लोगों में आक्रोश था। तो माहौल बहुत कड़ा था। लेकिन फिर जीते आप। फिर भी 11 महीना में इन्होंने पार्लियामेंट बहुत, केवल सेशन भर ही उन्होंने रहा, नहीं तो हमेशा समय वह क्षेत्र में ही बिताए। और उस क्षेत्र का बिताने का नतीजा था कि वह पुनः जीते, दूसरी बार जीते। और उतना ही वोट से जीते जितना तो पहले वोट से 89 में जीते। तो पहला समय था कि जो उन्होंने 5 साल पार्लियामेंट में रहे। उसके बाद से लगातार जीतते गए। उसके बाद फिर आपको 96 में जब ये लोग लड़ा चुनाव, फिर आपको 97 में तीसरा चुनाव हो गया, फिर डिजॉल्व हो गया, जिससे रामविलास जी अपना ताला चाबी लेके अलग हो गए। हाँ। उस समय फिर टूटा। फिर तीसरा बार बने। आपको इस 5 टर्म में 15 साल पार्लियामेंट में रहे, और 15 साल में उन्होंने 5 बार लड़ा, जबकि उनको 5 बार में 25 साल रहना चाहिए। लेकिन बीच में टूट-फूट के कारण 5 बार लड़ा गया। इस कारण से 5 बार लगातार जीतते गए। लास्ट में टिकट उनको नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य में उनका गड़बड़, बुजुर्ग हो गए थे। मैं चाहता था लड़ूं, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला और दूसरे को मिला, वो जीते। ठीक है। पिताजी जब राजनीति में आए, जब वो सांसद बने, तब इच्छा हुआ आपको कि नहीं अब हमको भी मूव करना चाहिए? आपका एंट्री कैसे हुआ राजनीति में, थोड़ा सा इसको बताइए। हमारा एंट्री उस समय हुआ जिस समय जब पिताजी हमारे 89 में जब MP में जीते, तब हुआ। कैसे आए, कैसे आप जुड़े, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी, क्या समय मैं तो 78 पे अपना पढ़ाई लिखाई समाप्त कर लिया था। अच्छा, उसके बाद से क्या करते थे? उसके बाद अपना हम बिजनेस वगैरह करते थे। इंश्योरेंस वगैरह कंपनी में, आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में हमने काम भी किया है। उसके बाद कुछ दिन मैं कुछ गाड़ी उड़ी लिए हुए थे, उस गाड़ी को टैक्सी में भी चलवाते थे।
टैक्सी में चलवाने के बाद जब 89 में इन्होंने यह जीते तो मैं राजनीति में एंट्री किया उनके साथ ही पिताजी के साथ, मतलब हाँ, माने काम कि बटाने हाँ, लगे, हाँ, हाथ बटाने लगे हाथ पिताजी बटाने, का राजनीति में। राजनीति में हाथ बटाने लगे और हाथ बटाते बटाते मैं पार्टी में ज्वाइन किया और उनका करीब 75% वर्क क्षेत्र का, बघाल लोकसभा क्षेत्र का 6 विधानसभा क्षेत्र है, 18 ब्लॉक है, सभी में घूमकर आम जनता से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान करना। मतलब पिताजी के साथ साथ आप भी काम करते हाँ, थे, जनता से मिलते थे, जनताओं के लोगों हाँ, का समस्या सुनते थे। जब पिताजी पार्लियामेंट में रहते हाँ, तब आप मैं क्षेत्र में रहता था, एक्टिव रहते थे और जब पार्लियामेंट खत्म होती थी तो मेरे पिताजी क्षेत्र में, मतलब पिताजी के नहीं रहने के बावजूद भी आप क्षेत्र में बने रहते थे। पिताजी भी रहते थे जब पार्लियामेंट नहीं रहता था तब भी आप जा जाते थे। हाँ, उनके साथ मैं नहीं जाता, तब वो खुद अकेले जाते थे। एक आपको हकीकत बात मैं बताता हूँ कि एक सिंगल पार्लियामेंट हमको अपना सोच में बता रहा हूँ कि ऐसे हैं कि आज तक 5 टर्म एमपी रहे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में नहीं रुका। आज तक किसी सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में उन्होंने नहीं रुका। वह जब भी क्षेत्र में निकलते थे और 10 दिन 12 दिन के लिए निकलते थे, एक दिन के लिए नहीं कि गए और चले आए, और जिस क्षेत्र में जाते थे उसी कार्यकर्ता के यहाँ खाते थे, रहते थे और जहाँ रहते थे वहाँ कहते थे कि मैं आज यहाँ रहूँगा, और उसे वह पैसा देते थे कि तुम खाना बनाना, मेरे साथ 4-5 आदमी है। उस समय गाड़ी का काफिला नहीं था, उस समय मात्र सिंगल जीप, जो मेरी गाड़ी का नंबर 758 था। आज भी है? हाँ, वो भी है, आज भी है गाड़ी, आज भी गाड़ी रखे, आज भी गाड़ी रखे हुए हैं जैसे पिताजी को। और उसमें जाते थे, उनके साथ जिला अध्यक्ष और 2-4 कार्यकर्ता और बॉडीगार्ड अगर ज्यादा कार्यकर्ता हो जाता था तो उस क्राइम के समय में वो बॉडीगार्ड को भी उतार देते थे और कार्यकर्ता को बैठाते थे। क्राइम था उस टाइम? उस समय क्राइम चरम सीमा पर था। नरसंहार जो हुआ था आपको दोन में, उन्हीं के बाबूजी के समय में। कहाँ पे हुआ था ये नरसंहार? कौन जगह नाम है उसका, नाम नहीं याद पड़ रहा है। दोन में हुआ था। दोन में हुआ था, मतलब वाल्मीकि नगर। हाँ, इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में। हाँ, इन्हीं हमारे संसदीय क्षेत्र। तो बॉडीगार्ड को भी उतारते और कार्यकर्ता को बैठाते थे और क्षेत्र में उस व्यक्ति से कहते थे कि भाई हम लोग 5-7 आदमी रहेंगे, और पूछते थे कार्यकर्ता से तुम क्या खाओगे, सादा खाओगे कुछ खाओगे? अगर जो बोलता था वो पैसा देते थे उसको, बेचारा खाना बना के। पिताजी नॉनवेज खाते थे कि नहीं? हाँ, खाते थे। खाना बनाता था, खाते थे। और वहीं पर उसका जो घारी घर होगा चाहे जो घर होगा, ठंडा के समय में पुआल बिछाया जाता था, दरी बिछाया जाता था और वहाँ पर वो सब कार्यकर्ताओं के साथ सोते थे। और सुबह में अपना वही लोटा लेके और पैखाना किए वहीं पर नहाया धोया, वहाँ से फिर नाश्ता करके क्षेत्र में लोग निकल जाता था। और यही कारण है कि इतने लोग भी बड़ी जुड़ते थे और उनके साथ मैंने हमेशा घूमते थे। और दूसरी उनमें विशेषता थी कि वह वर्क किसी भी, उस समय आपको 96 तक एमपी निधि नहीं था। उस समय वही बिहार सरकार से जो थोड़ा बहुत मिलता था वही था। तो उसमें कुआं वगैरह सबका मरम्मत वगैरह करवाना और होना लिखते थे। लेकिन जिस समय 96 के बाद जब निधि शुरू हुआ और तो वह जो है कभी भी किसी कार्यकर्ता के कहने पर या मेरे कहने पर या किसी के कहने पर लिखते नहीं थे कि यह काम किया जाए। जिसको काम की जरूरत थी, जिसके यहाँ काम था, वो कहते थे चलो मैं चलूंगा। चल के कराते थे? जी नहीं, चलो मैं चलूंगा। वहां जाते थे और उस काम को देखते थे कि यह काम ठीक है, तब वह काम वहीं पर लिख के देते थे, वहीं पर लिख के दे देते थे अपने पीए को कि इसको लेके जाओ और अपने कलेक्ट्रेट में दे देना, इसको निकाल देगा। क्योंकि
यही कारण था कि उस समय बगहा लोकसभा क्षेत्र में 5 टर्म में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां इनका छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम नहीं हुआ। अगर छोटा भी काम हुआ हो काम तो इनका हम सुने, पूरा थारू समाज के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। छोटा से छोटा काम भी हुआ है तो वह है आपको कुआं का मरम्मत जरूर हुआ है, चबूतरा जरूर बन गया है। और बड़ा काम तो आपको हम गिनाए के बहुत है। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। तो 2 भाई आपसे बड़े हैं? हाँ, हमसे छोटे हैं दोनों। अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग का क्या, पिताजी सांसद थे तो वो लोग क्या करते थे? उन लोग भी थे, इलेक्शन में आते थे, घूमते थे। दोनों भाई उस समय हमारे नौकरी करते थे। एक रेलवे में था, एक आपको RMS में थे। एक आदमी मझिला भाई मोतिहारी में रहता है, छोटे भाई यहाँ रहते हैं। आपके साथ ही एक छोटे भाई रहते हैं? छोटे भाई रहते हैं। बहन? दोनों बहन की शादी हुई। एक बड़ी बहन मेरी और बहनोई दोनों का देहांत भी हो गया है। अच्छा, तीसरा हम है। तीसरा आप हैं? तीसरा हम है। और एक बहन है जो बेतिया में ही, उनका इलम राम चौक पर मकान है। उनके हस्बैंड DSP थे, वो भी रिटायर कर गए हैं। वो भी बैठे हुए, रामदास बैठा उनका नाम हुआ। आपका कितने बच्चे हैं? और हमको 2 लड़का और 1 लड़की है। अच्छा, क्या करते हैं लोग? लड़की जिसका मैंने शादी कर दिया पटना में। आपको रतन लाल कनौजिया जो यहाँ पर DIG थे, उनके लड़के से मैंने उसकी शादी की। अभी वह शिक्षिका भी है। शिक्षिका भी है? हाँ, पढ़ाती हैं दानापुर में। और समधी जी तो मर गए। समधिनी जी हैं। और दामाद अपना बिजनेस करता है। बिजनेस है? अब बेटा लोग क्या करते हैं? एक बेटा तो मेरा बिजनेस संभालता है, घर ही पे रहते हैं। मेरा लड़का ये भी MBA किए हुए था। MBA करके नौकरी कर रहा था। लेकिन नौकरी 3 साल करने के बाद उसको हम लोगों ने छोड़वा दिया। अच्छा। यहाँ पर आया, देखे बहुत मेहनत था, प्राइवेट नौकरी था, बहुत खेती था, तो उसको छोड़वा के हुआ कि भाई अब हमसे कंप्यूटर का IT का ज़माना हो गया है, तुम बिजनेस देखो। हमसे चलेगा नहीं, चलो यहीं पर बिजनेस। हालांकि चाहता नहीं था, उसको बहुत ज़बरदस्ती हम लोग रोक के उसको रख के बिजनेस में लगा। और एक लड़का आपको NIFT से IIT किए हुए है, अभी दिल्ली में। दोनों लोगों की शादी हो गई? दोनों की शादी हो गई। एक पोता है, एक पोती है। बड़े लड़का की लड़की है और छोटका को लड़का है। पिताजी के जाने के बाद लंबा एक ब्रेक हो गया, पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली, आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव है, बिहार के लिए साल भी काफ़ी खास माना जा रहा है, तो क्या लग रहा है, आपकी तैयारी किस तरह की है? चूँकि मैं क्षेत्र में खासकर इस समय, पहले तो 2 सुरक्षित क्षेत्र था, बगहा और शिकारपुर, और दोनों सुरक्षित क्षेत्र अलायंस हो या कुछ भी हो, हम लोग को ही मिलता था। लेकिन अब जो है, जब से परिसीमन हुआ है, एक क्षेत्र रामनगर बचा हुआ है, जहाँ से अभी बीजेपी जहाँ से अभी बीजेपी की विधायिका माननीय भागीरथी देवी जी हैं। और उनका भी कार्यकाल हमने ख्याल से 4 या 5 टर्म, 3 या 4 टर्म हो गया। और पद्म श्री से भी सुशोभित भी हैं। और बहुत अच्छी महिला हैं। चूँकि NDA के अलायंस में जब हम लोग लड़ते थे 96 से, तो वह कार्यकर्ता के रूप में NDA में काम करती थी भागीरथी, तो हम लोग के साथ वो घूमी हुई है। और MP के चुनाव में MP साहब को मदद भी की है। तो चूँकि एज फैक्टर भी उनके साथ है, तो हम तो चूँकि अब पार्टी अलग अलग है, BJP है, मैं जनता दल यू हूँ, तो हम लोग तो कोशिश में लगे हुए हैं कि वह सीट, अब चूँकि एजेड है तो उनसे लेके सीट जनता दल यू में चला है, ताकि टिकट हमें मिले और मैं लड़ूं। अच्छा, अगर जनता दल यू में सीट जाता है तो टिकट आपको मिलेगा? मैं तो चूँकि अभी तक अपने दल में सबसे सीनियर चंपारण में अकेले हूँ। आप ही की मतलब इधर सबसे सीनियर जनता दल यू में चंपारण में मैं अकेला हूँ। चूँकि जब पार्टी 94 में अलग हुई थी, और जिस समय अलग हुई, 14वां सांसद सिर्फ स्वर्गीय महेंद्र बैठा थे। इनके अलग होने के बाद ही जनता दल जॉर्ज बना। इनके अलग होने के बाद ही जनता दल जॉर्ज बना। उसके बाद समता पार्टी बना। समता पार्टी हम लोग मसाल छाप से भी लड़े हुए हैं।
वो बना। उसके बाद तब शरद यादव से अपना तालमेल करके तीर छाप को लिया गया, जेडीयू हुआ। जेडीयू हुआ। उस समय से हम पार्टी में हैं। जिस दिन से पार्टी टूटी, लालू जी से अलग हुआ, उस दिन से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का हमेशा स्नेह रहा है, हमेशा स्नेह रहा है। और बहुत अच्छे तरीका से किसी भी समय में जब भी उनको कुछ दिखता है तो वह निश्चित है कि मुझे खोजते हैं और बातचीत जगह होती देते है। हैं, बातचीत होती है। इस बार बोल रहे हैं कि जाओ तैयारी करो, इस बार कुछ बात हुई उनसे है? बातचीत तो नहीं हो पाया है खुल के, लेकिन इशारे में हुआ है कि तैयारी में लगो, तैयारी में लगो। मतलब हरी झंडी मिल गई है। हाँ, तैयारी में लगो। तो हम लोग तैयारी में, हरिनगर से लगना क्या है, हमारा तो तैयारी है ही शुरू से, क्योंकि हम तो 89 से वहां से लगे हुए हैं। हर गांव के लोग हर गांव के पहचान लोग पहचान रहे हैं, सब लोग पहचान रहे हैं। पिताजी के कामों को याद पिताजी के दिलाते कामों को हैं। याद दिलाते हुए। रामनगर क्षेत्र जो है उसमें थारू समाज की भी संख्या काफी ज्यादा है। रामनगर क्षेत्र में आपको वाल्मीकि नगर से लेके मैना टांड तक थारू समाज के थारू समाज की संख्या ज्यादा है। ज्यादा। थारू समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम आपके पिताजी किए थे, एससी एसटी का दर्जा उन लोगों को दिलवाए थे। इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें जो है थारू समाज जो है, जिस समय 89 में स्वर्गीय महंत बैठा ने बघा लोकसभा का कमान संभाला, उस समय से थारू समाज के लोग वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। वहाँ के थापा लोग अध्यक्ष होते हैं, जिसमें नंदलाल जी तो बेचारे मरे गए, दीप नारायण जी हैं, आपको प्रेम नारायण गढ़वाल जी थे, और बहुत लोग थे जिनका नाम तो याद है लेकिन अभी भूल रहे हैं। ये सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम लेके दिल्ली पहुंचा कि हम लोग को आप थारू को जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में डलवा दीजिए। यह उन लोगों को लेके जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ गए और इन लोग का समस्या को रखे, और जॉर्ज फर्नांडिस ने सहर्ष स्वीकार किया और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा। लड़ाई उन्होंने लड़ी इसकी। लड़ी तो 89 से लेके 2002 तक हम लोग उसके पीछे लड़ते रहे। संयोग अच्छा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय रेल मंत्री थे और कृषि मंत्री भी थे। उनका प्रोग्राम मैंने लिया था हरनाटाण में 2 में, और माननीय मुख्यमंत्री हरनाटाण में आए और उनको हरनाटाण में थारू लोग के बीच में हम ले गए, स्वर्गीय महंत बैठा ले गए और उन लोग को समस्या को सुनवाया गया। और माननीय मुख्यमंत्री ने वहां कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से जाऊंगा तो आप लोग के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए कोशिश करूंगा कि जो आप लोग का यहाँ के केंद्र के जो आपको कल्याण मंत्री हैं, जिसके द्वारा होना है, उनका कुछ काम मेरे पास है रेलवे में, मैं उनका काम करूंगा, वो आपका काम करेंगे। दोनों आदमी वो दिल्ली गए। दिल्ली जाके बात हुई। हकीकत में ठीक 7-8 महीना के बाद 8 महीना दर्जा मिला का वही देन है, वही कारण है कि आज थारू समाज नीतीश कुमार का वोट बैंक बोलते हैं। हाँ, आज वही कारण है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक थारू लोग है, क्योंकि आज जो थारू लोग का जो विकास हो, इसमें अहम योगदान आपके पिताजी और नीतीश कुमार की है, दोनों लोगों की है। क्योंकि बीजेपी की सरकार में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इसलिए उन लोग तीनों आदमी को लेके चलता है। तीनों आदमी आज भी कुछ थारुओं के यहाँ स्वर्गीय महंत बैठा का फोटो टंगा हुआ है। लोग कहते हैं इन्हीं का देन है, ये नहीं लगे रहते तो आज होता नहीं। आज ये इन्हीं का देन है कि आज 1% आरक्षण पर, शेड्यूल ट्राइब का 1% आरक्षण पर आज सैकड़ों दरोगा, सैकड़ों पुलिस और इंजीनियर लोग थारू की तरफ से हो गए। आज थारूहट में आप जाइए तो आप देखिएगा, वहाँ के बच्चियाँ और लड़के साइकिल से जब स्कूल जाते हैं तो देख के मन गदगद हो जाता है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री का देन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन। जाते हैं आप तो थारू समाज में तो कुछ लोग कहता है कि अरे आपके पिताजी को याद लोग करता है। एकदम पिताजी का जब भी वहाँ पर जब मीटिंग होता है उन लोगों का, मेरे पास खबर आता है, मैं जाता हूँ और उन लोग हमेशा कहता है कि भाई
उन्हीं का देन है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो है, अभी जो जनगणना हुआ, जनगणना में जनजाति वाले लोग को 1% और बढ़ा के 2% कर दिए हैं। अगर यह लागू होता है तो हमको उम्मीद है कि थरवट में बहुत कम लोग अशिक्षित रह जाएंगे और बहुत कम लोग घर में खेती बाड़ी करेंगे, सभी को नौकरी मिलेगी। इससे थारू समाज को लाभ मिला है। और ये आपके पिताजी और नीतीश कुमार का देन है। इसलिए आज भी आपके पिताजी के लोग फोटो रखे हैं और उनका सम्मान करते हैं। आप भी जाते हैं तो आपका इज्जत होता है। पिताजी आपके जब सांसद थे तो सीमावर्ती इलाका जैसे हो गया है यूपी, इससे जुड़ने और बिहार को जोड़ने को लेकर रेल पुल हो, सड़क हो, बिजली हो, कई तरह की योजनाओं पर उन्होंने काम किया। इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या इस तरह के विकास कार्य आप भी आगे करेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? हमारे पिताजी ने जो काम किया, बगहा छतौनी रेल पुल जो है, फर्स्ट टर्म में ही जिस समय 2 साल का जब मौका मिला था उसी समय जौहर साहब से कह के बगहा छतौनी पुल को पास कराया। मतलब उनका सबसे बड़ा काम वही है, पहला सबसे बड़ा काम पहले का वही है। और क्या क्या उन्होंने? उसके बाद जो बाढ़ का जो क्षेत्र था, हमेशा जो कटाव उटाव, बगहा में क्योंकि गंडक नदी से जुड़ता है तो कटाव उटाव की तो एकदम टापू था, नन्हा ठगड़ाहा तो टापू था। हम लोग को जाने में काफी कठिनाई होती थी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि पनियावा से लेकर तमकुही तक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए और बांध के किनारे किया जाए, ताकि कटाव भी नहीं हो और वह जिम्मेवारी टोटल रेलवे की तरफ चला जाए कि वो बांध कभी कटे नहीं। लगातार काम उस पर कुछ प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। बीच में वो रुक गया और आगे इधर अब जो है हमारे नए एमपी जो आए हुए हैं, इन लोग इस प्रक्रिया में लगा हुआ है ताकि वो काम तो चालू है, उसका काम चालू हो गया है, काम वो पूरा करा दिया जाए। अगर वो काम पूरा हो जाता है तो स्वर्गीय महेंद्र बेटा की आत्मा को बहुत शांति। अच्छा, उनका सपना देखा हुआ? उनका सपना देखा हुआ 89 में। और आज हो गया 2025। 89 का सपना था, मतलब लगभग 50 वर्ष होने वाला है। इस पे काम चल रहा है? काम चल रहा है उसमें। क्या क्या बगहा के लिए उन्होंने और क्या क्या कुछ किया था? बगहा के लिए सबसे बड़ा काम तो वो किए। उसके बाद छोटा मोटा काम है, छोटा से आपको अपने रीज में उन्होंने जो काम कराया, सबसे वाइटल काम था हम लोग को सिकटा में आपको भेड़िहारी गांव है। अच्छा, ये सिकटा मैनाटांड भी आपको वाल्मीकि नगर में ही आता है। सिकटा के पास बलथर के आगे आपको नदी है, कौन, करताहा नदी। उस नदी पर कुछ नहीं था, लोग इतना कपड़ा खोल कर टपके उधर जाते थे। दोनों तरफ रोड था लेकिन बीच में वही था। उन्होंने रेलवे के साथ बहुत लड़ा और बोला कि जो आपका जो एक्स्ट्रा पाया है वो दे दिया जाता है कि उस पर पुल बन जाए, लेकिन रेलवे वह नहीं दिया। तो बाद में अपने निधि से 24-25 लाख रुपया लगाकर उस पर लोहा का पुल बनाया गया। तब वो रास्ता जाके चालू हुआ। आज वह लोहा का पुल हट गया, बढ़िया पुल बन गया। पहले से ज्यादा विकास हुआ है सड़क पर, बिजली पे। दूसरा हुआ मनिहारी, जो नहर में था, उसमें पाया था, पुल बह गया था। उस पुल को उन्होंने बनाया, जो कि नौतनवा पचमुआ के लोगों को जाने में काफी कठिनाई था। उस नहर को, नदी को हेल के जाना पड़ता था। उस पुल को वह बनवाया, करीब 25-30 लाख रुपया देके उसको भी बनवाया गया, जो कि 10 कम से कम 4 पंचायती दर, अब 5 पंचायती दर को जोड़ता है। क्या आपको लगता है कि अभी का जो राजनीतिक स्थिति है, जो अभी की राजनीति लोग कर रहे हैं, अभी की राजनीति और उस टाइम के राजनीति में अंतर आपको क्या लगता है? अभी के राजनीति और उस समय के राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय की राजनीति लोग दिल से करते थे और सही माने में जनता से घुल मिलकर रहता था। पहले जमीनी स्तर पर राजनीति होता था। पहले जमीनी स्तर पर होता था राजनीति, इसलिए घुल मिल के लोग रहते। अब की राजनीति
मैंने आपको शुरू में बोला कि जब एमपी साहब थे तो एक जीप से वह जाते थे और उस जीप में सभी कार्यकर्ताओं को जितने अट जाते थे लेके जाते थे। और आज की राजनीतिक हाई फाई हो गया, कम से कम काफिला नहीं जाएगा तो दिखाना है, मजा नहीं आएगा। सोशल मीडिया की राजनीति हो गई है, सोशल मीडिया पे भाई डालना है, रील्स बना के डालना है ताकि देखे कि हाँ नेताजी आ रहे हैं। इससे सबसे बड़ा घाटा क्या होता है कि आम जो गरीब गुरबा जनता जो है अगर अपना दुख तकलीफ कहना भी चाहता है तो वह नेता के पास कह नहीं पाता है भीड़ देख के। लोग नेता से कनेक्ट नहीं हो पाते। अब का राजनीति भाई मीडिया का राजनीति हो गया, माध्यम का हो गया, माध्यम से आओ काम कराओ घर जाओ। मतलब विधायक जी हैं तो भैया हम अपने विधायक जी से कह कई काम करा दी है, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। डायरेक्ट विधायक जी के पास कैसे कहेंगे? आप काफिला के साथ जाइएगा, आपके पास 200 आदमी होगा, आप उसके घर भी जाइएगा, प्रणाम पाती कीजिएगा, चले जाइएगा, उस भीड़ में बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकेगा? बोल भी नहीं पाएगा। हम लोग ही जाते हैं नेता के पास, अकेले में जाएंगे तो बात हो जाएगी ठीक से। अगर वही भीड़ है तो प्रणाम करके हम लोग चले आते हैं, सर सब ठीक है, ध्यान रखा जाएगा, बस। आप जदयू में किस पद पे भी रहे हैं? हम जदयू में 2010 में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बने थे। ये माननीय मुख्यमंत्री की कृपा थी और मैं 3 साल बढ़िया से उस पोस्ट को निभाया और बिहार में चारों तरफ घूम के दलित लोगों को समस्याओं को सुना और दलित लोग को जिससे झंझट था, जिस बड़े आदमी से झंझट था, मैंने कोशिश किया कि मिला जुला के काम को खत्म किया जाए। जहाँ सत्यता पाई जाती थी वहां पर केस मुकदमा का बात होता था। मैं तो अब चाहते थे कंप्रोमाइज करा दिया जाए। मेरा सोच यही था। अब मैं इसी पर अपना अमल किया। मेरे साथ उपाध्यक्ष जोगेंद्र पासवान थे जो बीजेपी के थे, हम लोग के अध्यक्ष विद्यानंद बिकल थे, सब लोग हम लोग साथ में। अभी भी किसी पार्टी के पद पे हैं? नहीं, विद्यानंद बिकल जी अभी थे आपको आपूर्ति में, लेकिन अभी हट गए। आप किसी पद पे अभी हम आपको सलाहकार समिति में यहाँ पर हम हैं सदस्य। हाँ, सलाहकार समिति के सदस्य तथा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। तो अभी आपके मुख्यमंत्री से मिलना जुलना होता है? मैं इधर गए थे 20 दिन पहले, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, पहचाने, बोले कि आराम से अपना रहो, काम धाम करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। पहचानते हैं? हाँ, पहचानने में कोई प्रॉब्लम, कितने भीड़ में रहेंगे पहचान लेंगे और बुला लेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक है? हमारे देखने में तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। विपक्ष लगा है कि भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ बोल दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर। अब उठता, देखिए सवाल उठता है कि विपक्ष को क्या मुद्दा है? मुद्दा विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? अभी विपक्ष कहता है कि विकास नहीं हुआ है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री ना कभी आया है और ना भविष्य में आएगा, क्योंकि सोच सबका अलग अलग है। जो आएगा नया सोच के साथ आएगा और इनका सोच नया और पुराना दोनों मिला के चलने वाला है। आज हमको उम्मीद है अगर इस इलेक्शन में जनता दल यू की सरकार बनती है तो अगले बार अगर नहीं भी होते हैं, दूसरा कोई आता तो उसको काम कराने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ना काम कर दिए रहेंगे। ऐसा लगता है क्या पार्टी के नेताओं को लगने लगा है कि अगले बार अब नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के साथ व्यक्तिगत लोग हैं। आज के तारीख में 25 से 30-40% लोग हैं जो विकास को मान्यता देते हैं। वहां पर कोई कास्ट फैक्टर काम नहीं करता है। हम तो क्षेत्र पे घूमते हैं, देखते हैं, लोग कहते हैं कि ज्यादा कुछो बात का बहुत काम कैले बा। क्या किए हैं, थोड़ा सा गिनवाइए। बहुत काम किया। आप अपने जिला में गिनवाइए। आप हमारे जिला में आप देखिए ना, आपको चले जाइए, आपको गौतम बुद्ध पुल, आप चले जाइए मंगलपुर,
चले जाइए है सरिसवा, ओवरब्रिज, सरिसवा पुल। पुल। हाँ, जो मैसड़ा और सिकटा को जोड़ता है। ऐसा सिर्फ वो अलग है, हाँ। जो रामगढ़वा को जो रामगढ़वा को जोड़ता है। मंगलपुर है, आपको वो है, पनियावा पुल आपको बता ही दिए। आपको फिर आपको पखनहा वाला पुल का काम चालू हो गया। हाँ, जो बुध सर्किट से जुड़ रहा है। रोड के मामले में कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा देहात नहीं है। हम लोग चूंकि 89 में जब चुनाव लड़ते थे तो मुझे याद है वह दिन कि उस समय का चुनाव महीना महीना दिन होता था। उस समय 15 दिन वाला बाजार नहीं था। बाद में लागू हुआ 15 दिन का बाजार, टीएन सेशन के बाद। तो जीप में जो है हम लोग तकिया रख के चलते थे। मैंने कहीं आपको रोड का दर्शन नहीं था, गड्ढा गुड्ढी था। आज तो गली गली में रोड है, गांव गांव में रोड है। प्रतिनिधित्व महिलाओं को दे भी किए, 50% दे दिए। पंचायत में आरक्षण दिए। जो लोग कभी मुखिया बनने का सपना नहीं सुना था आज मुखिया बन रहा है। जो लोग कभी चेयरमैन बनने का उम्मीद नहीं करता था आज चेयरमैन है। ये सब क्या है? नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाना, जो जमीन से जुड़े हुए, जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनको ऊपर उठाना, यह तो विकास हो ही रहा है। और नीतीश कुमार ने जो जो वादा किया, हमको याद है 2005 में उन्होंने वादा किया था कि अब क्राइम को नष्ट खत्म कर दें। और देखिए 2005 में उन्होंने सरकार जब बनाया तो क्राइम उन्होंने खत्म किया। खत्म है क्राइम बिहार में? क्राइम एकदम बिहार में खत्म है। कहीं नहीं, अस्पताल में नहीं, वह देखिए, वह क्राइम और यह क्राइम, दोनों क्राइम में अंतर है। बताइए थोड़ा सा अंतर क्या है, किस तरह? अब यहाँ का जो पहले जो क्राइम था, आप रास्ते पे चल रहा है, आपको उठा के ले गया, फिरौती मांग रहा है। उस टाइम फिरौती मांगा जाता। हाँ, फिरौती मांगा, 2000 फिरौती मांगा जाता था, बिना दुश्मनी। बिना दुश्मनी, गरीब हो धनी हो। उस समय था कि जो फलाना जमीन अगर बेच दिया है, उसके पास पैसा है तो पकड़ के ले जाकर उसको पैसा दिलवा लो देता था। आप 4 बजे शाम के बाद घर से निकल नहीं सकते थे। अभी भी तो लोग दिन में मारे जा रहे हैं। को मारे जा रहा है? पटना में देखिए डेली गोली चल रहा है। डेली गोली चल रहा है। जरूर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होगा। इसकी क्राइम नहीं है? नहीं, है क्राइम, ये क्राइम है, लेकिन जो उस समय था उस क्राइम में और इस क्राइम में अंतर है। 7 दिन में 35 मर्डर हो जा रहा है पटना में। हम लोग खुद अपने कहते हैं इधर कुछ मर्डर बढ़ा है, हो रहा है, लेकिन सब आपसी द्वेष है। कारण क्या है? नीतीश कुमार ढीला पड़ गए हैं, नीतीश कुमार संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें ढीला पड़ने की बात नहीं है, इसमें ढीला पड़ने की बात नहीं है। किसी के मन में कोई गुस्सा नहीं रहता है। आजकल जो है लोगों का मन इतना ना गर्म है कि पूछिए मत। जैसे हम हुए, कहीं गए, कहीं पिंडी मीटिंग में गए, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, 5 गो बैठे हुए हैं, चाहे आप ही आए हुए हैं, बात बात में कुछ आपके बारे में निकल गया, गोली चल जा रहा है। नहीं निकल गया, आप उसको मन में बैठा लिए, ये कहाँ जाएंगे, देखते हैं। इस पर भी गोली आजकल चल रहा है। पहले से ठीक है, 2005 से पहले क्राइम था, लोगों ने नीतीश कुमार को लाया, कामें हुई, क्राइम रुक गया। आज के डेट में फिर क्राइम बढ़ा है, इसको आप मानते हैं? इसको तो हम मान रहे हैं, क्राइम बढ़ा है, लेकिन व्यक्तिगत क्राइम बढ़ा है। जो 2005 का क्राइम था, वो पहले का क्राइम था, वो क्राइम नहीं है। वो क्राइम खत्म है। वो क्राइम, वो डर, वो भय, वो खत्म है। आम पब्लिक में वो डर भय मन में नहीं। करप्शन है बिहार में? करप्शन बिहार में हावी है? करप्शन नहीं, ज़्यादा। हाँ, करप्शन तो है, लेकिन उतना हावी नहीं जितना होना चाहिए, लेकिन है। करप्शन तो शुरू से रहा है और है। कैसे रुकेगा करप्शन? कैसे रुकेगा? इसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें सरकार तो कोशिश कर ही रही है, आम जनता का भी सहयोग जरूरी है। आप विधायक बनते हैं रामनगर से, वहाँ आप कैसे करप्शन रोकिएगा? अपने लोगों के बीच में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, करप्शन को आपसी बात विचार करके भी रोका जा सकता है, क्योंकि पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे काफी करप्शन है। बिना पैसा के आपका कोई काम नहीं होता है।
ब्लॉक में, बिना पैसा के आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, बिना पैसा का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है, बिना पैसा का अवैध उगाही अभी किसान लोग हैं उसमें हो रहा है, खाद में हो रहा है। तो करप्शन तो हर क्षेत्र में है। तो लोकल स्तर पर करप्शन कैसे रुकेगा? और अगर मान लीजिए जनता आपको मौका देती है, पार्टी से टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए? मैं जनता को जागृति करूंगा, जनता को प्रोत्साहित करूंगा, शिक्षित करूंगा, जागृति करूंगा कि ये आप जो है जहां पैसा का डिमांड हो रहा है वहां पैसा आप देने का नाम नहीं ले, उसे रोके। काम अगर आपका जायज है तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसको रोक सके। लेकिन अपने सुविधा के लिए, जनता खुद अपने सुविधा के लिए कि इतना मेरे पास समय नहीं है, मैं ज्यादा दौड़ू नहीं, इसलिए उसको जो भी देना होता है देके अपना काम कराते हैं। तो उसमें उन लोगों को हम लोग को प्रशिक्षित करना हुआ कि देना नहीं है, वेट करना है, जहाँ दिक्कत हो हम हैं आपके साथ, चलो मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा। और इस तरह अगर 50-100 आदमी का भी काम जल्द काम करवाएंगे तो लोगों में जागृति होगी, तो धीरे धीरे कम से कम हमारे विधानसभा क्षेत्र का तो करप्शन खत्म कर ही देंगे हम, उस करप्शन को तो खत्म कर ही देंगे। ठीक है, आपके पिताजी सांसद थे, 5 बार सांसद रहे, उस टाइम उनके आप बेटे हैं, तो लोग आपसे मिलते थे तो उस टाइम अपेक्षा रखते थे कि हाँ सांसद जी के बेटा है, इनसे कहेंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा, होता भी होगा, कराते भी होंगे। अभी आपके पिताजी सांसद नहीं है, आपके पिताजी आप उतने कुछ बड़े पद पे भी नहीं है, विधायक सांसद भी आप नहीं हैं, तो अभी भी लोग अपेक्षा वही रखते थे होंगे कि भाई हमारे इनके पिताजी सांसद थे, बड़े घरान से आते हैं, राजनेता का बेटा है, तो अभी भी अपेक्षा वही रखते होंगे। तो अभी अगर कोई कुछ काम बोलता है तो उसको आप कैसे कराते हैं? देखिए, मैं अपने किसी कार्यकर्ताओं को खाली हाथ तो नहीं जाने देता हूँ। अगर कोई वह काम आके कहते हैं अभी भी कैसे कराते और मुझसे होने वाला होता है तो मैं फोन करता हूँ या खुद जाता हूँ, काम करा देता हूँ। अधिकारी सुनते हैं? हाँ, जहाँ जाते हैं तो अधिकारी तो करीब करीब सुन लेते हैं। इसलिए सुनते हैं कि मैं लटपट में नहीं रहता हूँ। कोई माई का लाल बैठा परिवार पर उंगली नहीं उठा सकता है कि कहीं कोई लटपट में रहा हो, चाहे किसी कास्ट बेसिस पर ही कोई काम किया हो, चाहे किसी कास्ट को प्रोत्साहन दिया हो। एकदम सर्वमान हम लोग रहे हैं, सभी में घुल मिल के रहे हुए हैं। और जो काम कार्यकर्ता का हमसे नहीं होने वाला है उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि अगर पटना से किसी नेता से फोन कराना हुआ जिससे मुझे संपर्क है मैं उससे फोन करवाता हूं, काम कराते हैं, काम लेकिन कराता हूं। थोड़ा समय लगता है लेकिन काम करा देता हूं। ठीक है, बेरोजगारी, पलायन, करप्शन, ऐसे मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या विचार है, क्या सोच है? बेरोजगारी पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो ध्यान दे ही रहे, नौकरी आप तो देख ही रहे, आज ऑल ओवर इंडिया में जितना नौकरी आपको बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने दिया और आगे भी देने वाले हैं, शायद कहीं नहीं मिला है। इसलिए नौकरी के मामले में तो कुछ सोचना ही नहीं है बेरोजगारी पर। वह तो मान लीजिए सरकारी दे ही रहे हैं और प्राइवेट में भी और जगह भी सामंजन करवा ही रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर कोई कह रहा है कि नौकरी नहीं है तो गलत है। ठीक है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा आपका व्यक्तिगत पहचान क्या? देखिए, अभी तक जो पहचान है, जो 25% के करीब हम अपना पहचान बनाए हैं अपने वर्क से, और बाकी तो अभी पहचान स्वर्गीय महेंद्र बैठा के चलते ही हो रहा है। तो वही पारिवारिक पृष्ठभूमि से हट के अगर आपका व्यक्तिगत पहचान देखा जाए तो क्या है? तो जो वर्क अभी तक हमने किया है, जिसका कल्याण किया है, जिसका हमने काम किया है, जिसके घर गए हैं, जिससे व्यक्तिगत बात हुई है, सर 25 से 40% के बीच में हमारी पहचान, आपकी पहचान है। बाकी आपके पिताजी की पहचान है। बाकी पिताजी के पहचान से आपकी अगली पीढ़ी भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, इसमें पहले जिस तरह राजनीति में आज के तारीख में हम अभी पीछे हैं, एक पोस्ट खत्म होने के बाद आज सिर्फ संगठन में ही काम कर रहे हैं, कोई बढ़िया जगह मिला नहीं। क्योंकि जगह मिलने के बाद ही आदमी की
आम जनता में तो पहचान हो जाती है, संगठन में रहिएगा आम जनता में कार्यकर्ताओं से पहचान हो जाती है, लेकिन और जगह पहचान होना, जब तक पोस्ट नहीं मिलता है तब तक होना बहुत कठिन काम है। और आज का जमाना है कि जब पावर है तो आपके साथ बहुत लोग हैं। बहुत लोग, मतलब इतने बड़े मतलब लोग थी, बड़े परिवार से आते हैं, राजनीतिक पकड़ भी आप लोगों की, आपके पिताजी की काफी अच्छी थी, 5 बार का सांसद थे, फिर भी आपको अच्छी जगह, आपके अच्छे पोस्ट नहीं मिल पाया। लगता है मन में दुखी होते हैं? नहीं, दुख नहीं होता। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और जब तक वो हैं हम लोग उनके साथ हैं। उनकी राजनीति खत्म, आप लोग हम भी खत्म। उसके बाद से फिर परिवार, उसके बाद फिर देखा जाएगा। परिवार में कोई सक्रिय होंगे, लड़का फड़का एक लड़का है, बिजनेस देख रहा है, करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। उनका रुचि है राजनीति में? रुचि तो उसका है, रुचि उसका राजनीति में है, लेकिन बिजनेस में भी जरा लगा हुआ है। पार्टी से ज्वाइन किए हैं ना? अभी पार्टी ज्वाइन नहीं किया, अभी पिताजी ही देख रहे हैं। ठीक है, आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। चुनाव है इस साल, बिहार के लिए साल भी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार फिर 5 साल के लिए जो भी है तय करना है लोगों को कि हाँ हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह की समस्याएं आपसे लोग कह रहे हैं, किस तरह के काम की और ज़रूरत है, या आपको फिर से टिकट मिलता है तो आप अगर आते हैं तो क्या कौन से मुद्दे लेकर आप आएंगे मैदान में? देखिए, काम के मामले में तो क्षेत्र में बहुत जगह काम हो गया है। काम नथिंग थोड़ा बहुत है, वाइटल काम बहुत कम है। व्यक्तिगत काम लोगों के काफ़ी है। व्यक्तिगत जो काम होता है, जैसे थोड़ा नौकरी दिलवा दीजिए, फलाना दिलवाइए। आज विधायक जी लोग नौकरी भी दिलवा मैं बताते हैं, वही समझ नहीं है, वही देहात में समझ नहीं है। फलाना कराइए, चिलाना कराइए, और जो वाइटल काम है तो करीब करीब तो खत्म हो चुका है। भाई कौन मुद्दा लेके जाइएगा? आपका विपक्ष तो हावी है। नहीं, हम जो मुद्दा लेके जाएंगे, थारू लोग के कल्याण के लिए मुद्दा लेके जाएंगे, और आम जनता की जो समस्या है उसको लेके हम चलेंगे। उसका जो समस्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी दोन का भी समस्या है, रास्ता का समस्या है, कितने दिन से हम लोग लड़ रहे हैं उसका रास्ता क्लियर किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फॉरेस्ट वाले अड़ंगा लगाए हुए हैं। इस सब समस्या का समाधान हम लोग करेंगे अगर जीतते हैं तो। यही सब मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नंदकिशोर चौधरी जी कितना तैयार हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए? क्या कुछ तैयारी अब तक हो गई है इनकी? हम तो क्षेत्र में घूम रहे हैं। दूसरी चीज, क्षेत्र में घूमने के पीछे सबसे बड़ा कारण है थरवट में जब हम घूमते हैं तो थरवट में लोगों का एक ही चीज कहना है कि भैया आपके परिवार से हम लोग बहुत कुछ पाए हुए हैं, आप आइए टिकट लेके। चूंकि हम लोग अपना कर्ज जनता मूड बना चुकी है। हाँ, जनता मूड कर्ज आप हम लोग उतार दें। थारू लोग का यही कहना है कि आपने हम लोग को इतना आगे बढ़ाया, अब एक बार आ जाइएगा। आपके परिवार को एक बार हम लोग चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचा दें, ताकि हम लोग का जो आपने शेड्यूल ट्राइब में कराया चाहे और जो कल्याण किया ये कुछ पटाक्षेप हो जाए। आपने काफी समय दिया, थोड़ा सा समय और आपसे लेंगे, और कुछ हमारे क्वेश्चन है, एक शब्द में उसका हम आपसे जवाब चाहेंगे। आप अपने पिता को एक शब्द में कैसे याद करते हैं? वो तो हम लोग की जिंदगी हमेशा याद रहते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं उनको। रामनगर आपके लिए क्या है? रामनगर हमारे लिए घर परिवार के लोग हैं। रामनगर विधानसभा के लोग जो है हमारे घर परिवार के लोग हैं। वही नहीं, पूरे बघान लोकसभा क्षेत्र के लोग जो हैं हमारे अपने में, आज भी हमारे अपना इंतजार कर रहे हैं। आपके प्रेरणा कौन है? हमारे प्रेरणा हमारे पिताजी ही थे। आप आज के सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? आज का सबसे जरूरी मुद्दा जो आपने बोला कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इस पर हम लोग अमल करेंगे। पसंदीदा खाना आपका क्या है? हम सब चीज खाते हैं। सबसे उसमें होगा ना भैया फलाना चीज का हमें खाने में सब चीज पसंद है, जो मिल जाता है हम खाते हैं। तो सबसे बड़ा खासियत हमें यही है, जो मिल गया हम खाते हैं। नंदकिशोर चौधरी जी अगर नेता नहीं होते तो क्या होते? नेता नहीं होते तो जैसे हैं वैसे रहते, अपना बिजनेस में रहते, खेती बाड़ी कराते। गांव में खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी। किसान होते हैं। किसान होते। बिहार के भविष्य को कैसे देखते हैं?
बिहार का भविष्य अभी जब तक तो बहुत अच्छा है जिस तरीका से चल रहा है। और अगर आपको तो हम बोले पहले भी कि माननीय मुख्यमंत्री अगर एक टर्म और रह जाते हैं तो उसके बाद अगर किसी की सरकार बनती है तो उसको काम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। बिहार के अब तक सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन रहे? ये हम अभी तक नहीं रीड किया है भाई इसमें कि सबसे खराब मुख्यमंत्री को रहे हैं, ये हम रीड नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर राजनीतिक, पारिवारिक और जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आप।